आज पढ़ना है रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मैंने एक ग्लास स्लैब, हम लोग नहीं बोलते स्लैब, नाली के ऊपर रखा है स्लैब, देखा सब। तो कैसे कौन सा शेप का रहता है? क्यूबॉइड। नॉर्मली क्यूबॉइड वाले शेप का ना होता है स्लैब। आगे आ जाओ आगे। अब बात समझो। तो स्लैब नॉर्मली हम देखते हैं कि इतना मोटा होता है और इतना बड़ा होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? तो वो स्लैब किस चीज से बनता है? कंक्रीट से, माने मसाला से, मतलब गिट्टी होगा, बालू होगा, सीमेंट होगा, इसी सब ना। हम लोग को अब स्लैब गिट्टी बालू वाला नहीं चाहिए, हमको चाहिए गिलास, ट्रांसपेरेंट, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का माने क्यूबॉइडल ना, ये फेस रेक्टेंगल का हो, और ग्लास स्लैब। खाली स्लैब से क्या होगा? कम से कम लाइट लाया है? लाइट नहीं है। अच्छा, मेरे घर पे है लेजर लाइट, कर लेते हैं हम। लाया है यहाँ पे? अच्छा, तो कर लेते हैं ना। तो रिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट देख लिया जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। जैसे जैसे बजट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपेरिमेंटल चीज किन किन के रखा जाएगा। आगे बढ़ा जाए। सुन रहा सब? हम देख रहे थे रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मान लो, तब देखिए, मानना क्या है? रिफ्रैक्शन एक मिनट, देखो यहाँ पे। मान लो कि ये हमारा एक ग्लास स्लैब हो गया, देख रहा सब? और ये कौन सा, इसका फेस, इधर वाला फेस कौन सा फेस का हो गया? रेक्टेंगल। हम लोग को इसके अकॉर्डिंग स्टडी करना है। तो मान लो कि यहाँ पे एक रे क्या किया कि इस पे इंसिडेंट किया, तो उसके लिए ये मीडियम तो एयर हो गया और ये हो गया ग्लास। ये समझ में आ रहा है? ये कौन सा मीडियम हो गया? इधर लिखते हैं। तो ये वाला हो गया एयर और ये वाला हो गया ग्लास। और फिर इधर नीचे की बात करेंगे, मतलब स्लैब से बाहर की बात करेंगे। तो ये मीडियम क्या हो गया? एयर। नहीं हुआ क्या? चल, तो अब ये वाला, ये तो इंटरफेस हो गया, इसलिए कि ये इंटरफेस इसलिए हुआ कि ये एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया? इंटरफेस। तो यहाँ पे लाइट जा रहा है किधर से किधर? एयर से ग्लास में। तो एयर से ग्लास में जा रहा है, तो एयर और ग्लास के कंपेयर करें तो ये हो गया रेयरर मीडियम और ये हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, चलो, तो ये तो हमारा नॉर्मल हो गया, नहीं हुआ क्या? और ये हमारा लाइट का ओरिजिनल पाथ हो गया। बोलो, अब ये बताओ कि ये ओरिजिनल पाथ से रेयरर से डेंसर में जा रहा है ना? रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो स्पीड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? रेयरर में स्पीड ज्यादा, डेंसर में स्पीड कम। तो स्पीड कम हो रहा है, तो ये नॉर्मल के करीब, तो ये इधर नहीं भागेगा, ये इधर भागेगा ना। ये कुछ इधर क्या किया कि चला गया। अब इतना अगर हम लोग रिफ्रैक्शन देखें, इतना केस देखें, तो इसके लिए ये हो गया कौन सा रे? इंसिडेंट रे। ये तो हो गया नॉर्मल, सबको पता है नॉर्मल, नहीं हुआ क्या? और ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल है ना, और ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। हाँ, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये तो पता है ये क्या है? ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। अब देखो, तो अब ये तो नॉर्मल है ना, तो ये जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं हुआ क्या? चलो, अब इसको हम आगे बढ़े, तो अब ये शीशा से बाहर भी तो निकलेगा ना? नहीं निकलेगा क्या? तो अब ये शीशा से निकलेगा बाहर। अब यहाँ की बात करो, देखो, ये इसका ओरिजिनल पाथ हो गया, नहीं हुआ क्या? और अगर हम नॉर्मल की बात करें तो ये हो गया नॉर्मल। अब बात समझ यहाँ पे, ध्यान से बात समझना। चल,
अब यहाँ पे ग्लास से रे आ रहा है एयर में, मतलब डेंसर मीडियम से आ रहा है, तो डेंसर से रेयर में आएगा तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? डेंसर में स्पीड कम, रेयर में ज्यादा, स्पीड बढ़ रहा है, इसका डिफ्लेक्शन नॉर्मल के तरफ हुआ कि नॉर्मल से दूर होगा? नॉर्मल से दूर होगा, तो ये क्या होगा कि कुछ इधर डिफ्लेक्ट किया कि नहीं किया? तो ये नॉर्मल से दूर डिफ्लेक्ट कर, यहाँ पे देखो ये टुवर्ड्स नॉर्मल डिफ्लेक्शन हुआ था और यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ अवे फ्रॉम नॉर्मल, नहीं हुआ क्या? बोलो। तो अब यहाँ पे ये तो रिफ्लेक्टेड रे था, देखो क्योंकि ये एयर से आया ग्लास में और ग्लास से वापस आ गया, तो अब इस रे को बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे, मतलब इमर्ज हो गया वापस से उसी मीडियम में, इसको बोलेंगे लोग कौन रे? इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। चलो अब इसको आर माने तो इसको हम लोग आर भी मान सकते हैं, या R1 अगर इसको करो तो ये क्या हो जाएगा? R2। बात समझेंगे कि ये दोनों बराबर ही होगा, क्यों बराबर होगा ये बात हम समझेंगे। एक मिनट, अभी इतना बात समझो, यहाँ तक किसी में कोई दिक्कत? जितना अभी हम बताएं वहां तक किसी में कोई दिक्कत? चलो अब ये तो हो गया इमरजेंट रे। अच्छा पहले का रे ये हो गया इंसिडेंट रे, हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे क्या, ये और ये दोनों तो क्या है कि पैरेलल है, मतलब जिस डायरेक्शन में ये था एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? जिस डायरेक्शन में ये पहिलका रे इंसिडेंट रे था, इमर्जेंट रे भी उसी डायरेक्शन में है, मतलब जो रे इमर्ज किया है इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग ये अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। ये दोनों का डायरेक्शन क्या है कि बस अंतर ये है कि ये पहले ऊपर है, अब ये हल्का सा ऊपर से क्या हुआ है कि घट के नीचे आ गया है, और इसी को बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी हल्का सा नीचे नहीं आ गया है तो नीचे आ जाए चाहे ऊपर चल जाए, तो अपनी जगह से दिशा तो हुआ है लेकिन हल्का सा नीचे खसक गया है, इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये इतना दूर किया गया, यहाँ का इतना हो जाएगा इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आगे 12th में पढ़ोगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने का भी आएगा, वो डिपेंड करता है कि ये कितना थिक है, बाकी एंगल नंबर पे भी डिपेंड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे लोग। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये भी पता है कि ये दोनों हमेशा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का डायरेक्शन सेम रहता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहता है, और हल्का सा साइडवे डिस्प्लेसमेंट होता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। हम पढ़ेंगे कब नीचे की तरफ कब ऊपर की तरफ। जो साइडवे डिस्प्लेसमेंट होगा इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस ये दोनों क्या होता है कि बराबर होता है। इसको भी प्रूफ करें, पहले इतना उतार लो, ठीक है। अब बोलो क्या पूछ रहे हैं। अब अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो डेविएशन हो जाए, रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाया जाए और यहाँ पर भी लगाए। सबसे पहले ये देखो, ये दोनों नॉर्मल है, ये दोनों कुछ ऐसे नॉर्मल है, ये दोनों में कुछ ऐसा लाइन है ये वाला, तो यहाँ पे ये दोनों नॉर्मल है तो पैरेलल होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पर होगा इंटरफेस के, और ये भी इंटरफेस के 90 डिग्री पर होगा, नहीं होगा क्या? तो ये दोनों पैरेलल है और उसके बीच का ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेट है। इस तरह से R1 बराबर हो गया R2 के, मतलब ये था मेरा R1 और ये था हमारा R2, यही है ना यहाँ पे। तो एंगल R1 बराबर हो जाएगा एंगल R2 के, क्यों? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात समझ में आ रहा है? ये हम अलग बता दिए हैं जानबूझ के। अब अगर यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएं, ध्यान से बात समझना। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो सबसे पहले इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, मान लो कि एयर में से आ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन आई, नहीं होगा क्या? बराबर अब इसमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन R1 होगा। तो ये हो गया हमारा जब इस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तब,
अब यहाँ की बात करेंगे ध्यान से, तो ये हो गया हमारा ग्लास इनटू साइन, ये एंगल है ना R2 बराबर, अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ध्यान से बस समझो, हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं कि R1 बराबर है R2 के, यहाँ पे R2 के जगह पे हम R1 लिख सकते हैं, पहले ये हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये Ng इंटू साइन R1, यहाँ पे क्या किया है R2 के जगह पे R1 लिखे हैं, क्योंकि अल्टरनेट से R2 बराबर है R1 के, इज इक्वल टू Na इंटू साइन ई। हमको एक ये मिल गया, बोलो। अब ध्यान से बात समझो, अब अगर दोनों इक्वेशन को हम देखें तो ये Ng इंटू साइन R1 यहाँ पे है और Ng इंटू साइन R1 यहाँ पे है, तो ये इसके बराबर है और एग्जैक्ट वही इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको आगे बढ़ाएं, यहीं से आगे बढ़ाते हैं, तो ये Ng साइन R1 बराबर है Na साइन I के, है कि नहीं है? और यहाँ पे यही चीज बराबर है Na साइन E के। ये बात समझ में आ रहा है? तो बस हम लोग इतना को ही लेके चले, तो ये Na ये कैंसिल हो जाएगा, ये साइन I इज इक्वल टू साइन ई हो गया। और अब इस एंगल का साइन इस एंगल के साइन के बराबर है, दोनों का साइन वैल्यू बराबर है, मतलब दोनों एंगल भी बराबर होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस के। तो ऐसा जब कोई भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा और बाहर इमर्ज होगा, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों का वैल्यू क्या होता है कि बराबर होता है। ठीक है, इतना मत लिख लो, बोलो। एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R1 एंड एंगल R2। फिगर के बाद उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस लिख लो। When a light ray reflect through a rectangular glass slab, जब कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट रे रिफ्लेक्ट करता है, मतलब लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होता है, देन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? ये एक दूसरे के पैरेलल होता है, दे मूव इन सेम डायरेक्शन। पैरेलल का मतलब हुआ कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, मतलब ये दोनों का डायरेक्शन एक होता है। बट द इमर्जेंट रे साइडवे डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इंसिडेंट रे। बात समझो, ये दोनों पैरेलल तो होता है, मतलब ये दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों कोइंसाइड कर जाता है। ये जिस डायरेक्शन में होता है ये भी उसी डायरेक्शन में होता है, लेकिन हल्का सा नीचे के तरफ या ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया रहता है। अब वो बात क्या बात है कि रेक्टेंगुलर ग्लास, मतलब ये रेक्टेंगुलर मीडियम का अगर डेंसिटी ये डेंसर है तब डिस्प्लेस नीचे की तरफ होगा, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसका रेयर है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा। तो वैसे एक्सटर्नल मीडियम में क्या है? एयर, और ये क्या है? ग्लास। तो एक्सटर्नल मीडियम के रेस्पेक्ट में ये कैसा है? डेंसर। तो जब डेंसर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हुआ है? नीचे की तरफ हुआ है। तो या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो और यही साइडवे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं लेटरल। सेम डायरेक्शन में तो होगा लेकिन एकदम सेम लाइन में नहीं होगा, हल्का सा नीचे या ऊपर की तरफ डिस्प्लेस्ड होगा, और इसी को बोलेंगे हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ड्यूरिंग दिस फेनोमेना, मतलब इसके टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस,
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस का वैल्यू क्या होता है कि सेम होता है। कब? जब ये एयर से वापस एयर में आए तब। मान लो कि इसके नीचे वाटर रहेगा तो वो अब उसका एंगल ऑफ इमरजेंस और एयर वाला सेम नहीं होगा। अभी एयर से एंट्री मारा है और ग्लास स्लैब से फिर निकला है, इमर्ज किया है वापस एयर में, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा कि इक्वल होगा। वही चीज यहाँ पे हम प्रूव किए हैं। तो वहां पे आया था कि नहीं आता कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा कुछ होता है। और ये वाला बात तो एक बार समझ लो सब, ये वाला जो समझा है यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल को हम इसे आगे बढ़ाएंगे, सुन रहे हैं सब, और ये नॉर्मल को हम इसे आगे बढ़ाएंगे। अब देखो सब, अब ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे, ये दोनों पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? ये 90 और ये 90 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों क्या हो गया? इक्वल की पैरेलल। और जब ये दोनों हो गया पैरेलल तो ये कैसा हो गया? इसका ट्रांसवर्सल नहीं हुआ क्या? तो ये दोनों नॉर्मल आपस में हो गया पैरेलल, तो ये हो गया ट्रांसवर्सल। और जब पैरेलल का जो ट्रांसवर्सल होता है तो ये जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल ये होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ही पढ़ते हैं कि ट्रांसवर्सल से पहले का पैरेलल के बीच का एंगल और उसी ट्रांसवर्सल से दूसरे पैरेलल के बीच का एंगल, ये दोनों क्या होगा कि बराबर होगा। और अंदर वाला है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस हिसाब से ये वाला था R1 और ये वाला था R2, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से R1 बराबर हो गया है R2 के। वही बात यहाँ पे बनाया है कि ये दोनों पैरेलल, जो दोनों नॉर्मल है, और ये जो लाइट रे आया यहाँ से रिफ्लेक्ट किया हुआ है वो हो गया ट्रांसवर्सल। ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। तो ये R1 और R2 क्या हुआ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यही R1 था और R2 था। तो यही बात को हम यहाँ पे बताएं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा। और इसी को यूज किए हैं हम लोग यहाँ पे R2 है ना, तो R2 के जगह पर हम R1 लिख दिए हैं। तो अब ये बराबर इसके और यही सेम चीज बराबर इसके, तब ये दोनों हो गया आपस में बराबर। और जब ये दोनों आपस में हो गया बराबर तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का कट गया तो साइन आई बराबर हो गया साइन ई के। और जब साइन आई बराबर हो गया साइन ई के तो एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल ई के। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, कल से आगे बढ़ जाएगा।